हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। एंड अब आज हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज़ चैप्टर 5। ओके, हम पूरा एक यूनिट कवर कर चुके हैं जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 यस। एक और चीज़ ध्यान रखिए, मैं अभी ओल्ड एनसीईआरटी के थ्रू ही चल रही हूँ, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट ऑल टॉपिक्स आर गोइंग टू कम इन योर नीट एग्जाम, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, राइट। ओके, तो न्यू एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें डिलीटेड है। सो राइट नाउ या तो हम वो चैप्टर थोड़ा लेट लेंगे या फिर हम अभी अगर हम लेंगे तो अभी पूरा ही कवर अप करेंगे, सो दैट हमारा पूरा प्रिपेयर है। ओके, बिकॉज वी रियली डोंट नो नीट में वो सिलेबस आने वाला है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ गोइंग टू कम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर 5। और यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है जेनेटिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस यूनिट। बहुत अच्छे से टाइम लेकर इसको कवर अप करेंगे, बट हमें एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो शुरू में बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो पहला ही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या? अगर कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो क्या बोल सकते हैं हम? दिस इज़ व्हाट? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस, जिसको हम और भी बोलते हैं हेरिडिटी, है ना। दिस इज़ ऑल्सो सेम थिंग, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, हैव यू एवर वंडर वाई एन एलिफेंट ऑलवेज गिव बर्थ टू ओनली अ बेबी एलिफेंट, नॉट सम अदर एनिमल, ठीक है। और वाई अ मैंगो सीड फॉर्म ओनली अ मैंगो प्लांट, नॉट एनी अदर एनिमल। ओके, given that they do, are the offspring identical to their parent? No, they are okay, or do they show difference in some of their characters? Have you ever wondered why siblings sometimes look so similar to each other or sometimes even so different? है ना, कई बार पे एकदम सेम दिखते हैं और कई बार बहुत डिफरेंट। These and several related questions are deal with the scientifically in a branch of biology known as genetics, है ना। ये जो बायोलॉजी की एक ब्रांच है। दिस सब्जेक्ट डील विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो कैरेक्टर में वेरिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं, चेंजेस कैसे क्रिएट होते हैं, इन सब का आंसर हम जेनेटिक्स के अंदर फाइंड आउट करते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजेनी। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ओके, वेरिएशन इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, है ना। हम हमेशा देखेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे काफ़ी कैरेक्टर हमारे सिमिलर है, बट हम उनसे डिफरेंट दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशंस। ओके, सो ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली 8000 to 1000 BC that one of the cause of variation was hidden in sexual reproduction. क्यों हो रहे हैं ये वेरिएशन? बिकॉज वी आर गोइंग फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एंड नाउ यू मस्ट बी नोइंग वेरी वेल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी कि दो पेरेंट वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दोनों अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो एक नया कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें वेरिएशंस क्रिएट होंगे, कुछ डिफरेंट होगा। They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plant and animal to selectively breed and select for organisms that possess desired character. For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cow, we have well known Indian breed, है ना। हमने एक इंडियन ब्रीड बनाई है जिसका नाम क्या है? साहिवाल काउज इन पंजाब। साहिवाल काउज इन पंजाब। We must however recognize that though our ancestors knew about the inheritance of character and variations, they had very little idea about the scientific basis of these phenomena. ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। बट इसको शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो आई वुड प्रेफर कि आप वो टर्म्स सारी अच्छे से समझ लें। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं, एक न्यू टर्म को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए मैंने एक नया पेज लिया है और यहाँ पे मैं जेनेटिक्स से रिलेटेड आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजीज। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, राइट। तो बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय जीन। सबसे पहला वर्ड, ओके, जीन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, सबसे बेसिक यूनिट। यानी कि जीन क्या करता है? इट कोड फॉर अ कैरेक्टर,
जीन क्या करता है, एक को कैरेक्टर को कोड करता है, मतलब कि ये जीन हुआ और इसने क्या किया, एक कैरेक्टर को कोड किया, ठीक है ना। तो यानी जीन को अगर हम बात करें, ये क्या हो गया, जेनेटिक लेवल पे हो गया, है ना। यानी कि ये अगर मैं इसको बोलूँ तो ये क्या हो गया, मेरा जीनोटाइप हो गया, मतलब जिसको मैं देख नहीं सकती हूँ, कुछ एक कोडिंग है, ठीक है, उसको मैंने क्या बोल दिया, जीनोटाइप, एक कोडिंग है जिसकी वजह से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया, फिनोटाइप, और यही क्या हो गया, हमारा कैरेक्टर हो गया। समझ में आई इतनी बात, ठीक है, कि एक जीन एक किसी कैरेक्टर को कोड कर रहा है, जैसे कि हमारा आई कलर, है ना। तो आई कलर जो है ये एक कैरेक्टर है, आई कलर, इसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन इसको कोड कर रहा है। तो जीन के पीछे क्या कोडिंग छुपी हुई है जिसकी वजह से ये एक आई कलर कोड कर रहा है, एक आई कलर बना रहा है, दैट इज़ जीनोटाइप। अब आई कलर जो बन रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है बाहर से मॉर्फोलॉजिकली, दैट इज़ दी फिनोटाइप, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नाउ जीन की वेरियस फॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, वेरियस फॉर्म्स होती है, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, अलील, क्या बोलते हैं, अलील। तो हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन आर कॉल्ड अलील। क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखना चाहे तो क्या है, दैट इज द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, ओके, ठीक है बेटा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन विच आर कॉल्ड अलील। तो अलील भी क्या है, दिस इज ऑल्सो जीनोटाइप, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे हमको इसके पीछे का कोडिंग नहीं दिख रहा है। नाउ डिफरेंट अलील जो भी कोड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रेट्स, ठीक है, एक अलील एक ट्रेट कोड करेगा, और यू कैन से कैरेक्टर्स की डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो फिनोटाइप, दिस इज ऑल्सो फिनोटाइप, ठीक है। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जाम्पल, एक जीन है, ठीक है, सपोज अभी हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता है ना। ये जीन क्या कोड कर रहा है, आई कलर कोड कर रहा है, दिस जीन इज कोडिंग फॉर आई कलर। ये आई कलर क्या है, दिस इज़ अ कैरेक्टर, ठीक है, ये कैरेक्टर है, ओके। नाउ जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि इस जीन को की डिफरेंट फॉर्म्स को हमने बता दिया कि सपोज मैं आई कलर के लिए या तो कैपिटल ई लेती हूँ या स्मॉल ई, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्म्स है जिसको हमने क्या बोल दिया, अलील बोल दिया, क्या बोल दिया, अलील बोल दिया। नाउ दे आर गोइंग टू कोड फॉर डिफरेंट कलर, जैसे कि ब्लू कलर, ब्लू आई कलर, ठीक है, ब्लैक, है ना, ग्रे, ब्राउन, ओके। तो ये क्या हुए, ये डिफरेंट कलर्स हो गए आई के, सो दे ऑल आर व्हाट, ट्रेट। समझ में आया, ये क्या है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं कैरेक्टर के, है ना। तो एक अलील एक ट्रेट कोड करता है, एक अलील एक ट्रेट कोड करता है, समझ में आया इतना, है ना। एक अलील एक ट्रेट कोड करता है, दूसरा अलील दूसरा ट्रेट कोड करता है, तीसरा अलील तीसरा ट्रेट कोड करेगा। आई डिड यू गेट इट, ओके। फिर भी डाउट आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ये एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जीन की डिफरेंट फॉर्म्स को हम अलील बोलते हैं और कैरेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स को हम ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि जीन और कैरेक्टर में एक रिलेशन है, ऐसे ही अलील और ट्रेट में रिलेशन है। अलील क्या कोड कर रहा है, ट्रेट कोड कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, ये जो अलील्स होते हैं ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑलवेज पेयर, जैसे कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, या फिर एक और कॉम्बिनेशन होता है दिस वन, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंट फॉर्म्स में बात करते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस अलील, एक होता है हेट्रोजाइगस अलील, ठीक है, ओके। चलिए क्या है, बात करते हैं। होमोजाइगस अलील यानी कि अलील हमने बोला हमेशा पेयर में होगा, तो अगर इसके दोनों पेयर सेम हैं देन दिस इज होमोजाइगस, अगर इसके दोनों पेयर सेम हैं देन दिस इज हेट्रोजाइगस, है ना। तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, सॉरी होमोजाइगस, होमोजाइगस अगर दोनों पेयर सेम है होमोजाइगस। बट अगर इसके दोनों पेयर डिफरेंट है, एक कैपिटल ई है और एक स्मॉल ई है, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस अलील, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस अलील, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये कोई ना कोई ट्रेट कोड करेगा, कोई भी ट्रेट, ये भी कोई ना कोई ट्रेट कोड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ हो गई, कैपिटल ई स्मॉल ई।
कैपिटल ई को हम बोलते हैं डोमिनेंट अलील, ठीक है, और रेसेसिव को स्मॉल को हम बोलते हैं रेसेसिव अलील, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई हमारी डोमिनेंट अलील। डोमिनेंट अलील का मतलब क्या है? ऐसा अलील जो अपनी होमोजाइगस या तो इसमें या हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होगा, अपना ट्रेट दोनों में एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव अलील, ठीक है ना। कि मतलब अगर यहाँ पे जो स्मॉल ई है ये एक्सप्रेस नहीं होगा जब यहाँ पे कैपिटल ई होगा, तो कैपिटल ई अपने प्रेजेंस में स्मॉल ई यानी रेसेसिव अलील को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ठीक है बेटा। अब रेसेसिव की बात करते हैं, तो फिर रेसेसिव अलील क्या होते हैं? रेसेसिव अलील ऐसे अलील जो सिर्फ और सिर्फ अपनी होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस हो सकते हैं। इसके सामने अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन खड़ा है तो वो अपनी जो भी उसके अंदर जितनी भी शक्ति है, जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, उसको वो नहीं दिखा पाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है ना। तो रेसेसिव अलील कब एक्सप्रेस होगा? इट विल एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस स्टेट, ठीक है। हेट्रोजाइगस में ये एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, तो वो डोमिनेंट के प्रेजेंस पे एक्सप्रेस नहीं होता, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रेसेसिव अलील बोलते हैं। डिड यू गेट इट? ओके। अब एक और वर्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस बात करी, अब एक और वर्ड होता है होमोलोगस, ओके। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो होमोलोगस क्या बोलते हैं? होमोलोगस यानी कि अ पेयर ऑफ chromosome which similar in size, shape, ठीक है, and structure, ठीक है। तो यानी कि आप ध्यान रखना हमारे बॉडी में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये होता है 1 पेयर, फिर ये 2 पेयर, फिर ऐसे 3 पेयर, फिर 4 पेयर एंड सो ऑन टिल 23, ओके। तो यानी कि ये जो पहला है 1 नंबर पे, जैसे ये 2 है, तो ये दोनों हमेशा क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड होमोलोगस, है ना। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इस दोनों में से एक आता है हमारे पास फादर से, ठीक है, और एक आता है मदर से। दोनों सेम कैरेक्टर देते हैं, मतलब कि सपोज आई कलर बनाना है, ऑफस्प्रिंग के अंदर आई कलर एक्सप्रेस होना है। अब उस आई कलर के लिए जो क्रोमोसोम आ रहा है, जो जीन आ रहा है, वो एक तो आ रहा है मदर से और एक आएगा फादर से, दोनों आएंगे। अब देखेंगे उसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा एक्सप्रेस होगा। जो एक्सप्रेस होगा वही कैरेक्टर वहाँ शो हो जाएगा। तो यानी कि 23 पेयर में से 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से एंड 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से। याद रखना, दोनों 23 क्रोमोसोम्स देते हैं, दोनों एक दूसरे का अपना अपना पेयर ढूंढते हैं और उससे बाइंड हो जाते हैं। जैसे कि 1 नंबर का जो क्रोमोसोम है, अभी तो 23 ऐसे डाल दिया, 23 ऐसे डाला, अभी एक दूसरे को फाइंड आउट करेंगे और उसमें से अपने अपने पेयर को फाइंड आउट करके उनके साथ बाइंडिंग कर लेंगे। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो सिमिलर होते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो हमने क्या क्या बात कर ली? हमने बात करी जीन की, अलील की, कैरेक्टर की, ट्रेट की। होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है। ओके, और थोड़ी सी टर्म्स की बात करते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए, एक्चुअली इसको मुझे शुरू में ही देखना चाहिए था, एंड जीन, है ना। तो ध्यान रखना, देखिए ये क्या है, क्रोमोसोम है। अगर मैं इसको और डिटेल में बनाऊँ स्ट्रक्चर को, तो ये किस तरह से होती है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच आउट कर दिया, स्ट्रेच कर दिया यानी कि लाइक दिस, ठीक है ना, और पूरा स्ट्रेच कर देते हैं, दिस इज,
दिस इज़ द क्रोमोसोम, ओके, ठीक है, दिस इज़। नाउ इसको हमने क्या बोला, डीएनए, यानी कि क्रोमोसोम पे डीएनए क्या होता है, हाईली कॉइल होके क्रोमोसोम बनाता है, यानी क्रोमोसोम को हम ओपन करेंगे हमें डीएनए मिलेगा। अब इस डीएनए पे एक सिंगल पार्ट जो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, जो क्या करता है, किसी एक कैरेक्टर को कोड करता है, ठीक है ना, किसी एक कैरेक्टर को कोड करता है। सो आर यू क्लियर विद दिस वन? सबसे पहले क्रोमोसोम, देन डीएनए एंड देन जीन विच कोड फॉर एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है ना। जीनोटाइप मैं आपको बता ही चुकी हूँ, एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप यानी जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फिनोटाइप यानी कि फिजिकली मॉर्फोलॉजी हमें क्या दिखाई दे रहा है, दैट इज द फिनोटाइप। आगे बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। यहाँ पे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, हाइब्रिड का फॉर्मेशन, यानी कि क्या करेंगे हम, मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। चलिए यहाँ पे मेंडल के हिसाब से दो हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। वन इज कॉल्ड दी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अनदर इज दी डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। ये वाली अगर टर्म्स हमने सारी क्लियर कर ली ना, इसके बाद जब हम वापस चैप्टर पढ़ने जाएंगे हमें सब इजीली समझ में आने वाला है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस इन बिटवीन वन contrasting trait, one contrasting trait, ठीक है, यानी कि हमने दो प्लांट लिए, ओके, ठीक है, ये दो प्लांट है जिसमें दे बोथ आर डिफर इन वन ट्रेट, यानी कि सपोज मैंने एक कैरेक्टर क्या हाइट के लिए बात करी, तो एक तो ले लिया हमने टॉल प्लांट और दूसरा ले लिया हमने ड्वार्फ प्लांट, राइट। तो इनके बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो इनको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि इस प्लांट में बाकी सब कैरेक्टर सिमिलर है, सिर्फ एक हाइट में ये डिफर है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है। सो क्रॉस इन बिटवीन वन कंट्रास्टिंग ट्रेट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर हम बात करें क्रॉस इन बिटवीन टू कंट्रास्टिंग ट्रेट, ठीक है, टू कंट्रास्टिंग ट्रेट, इट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पी की बात करें, बिकॉज हमने यहाँ पे पी के बारे में बात करनी है, तो सीड जो है, इस सीड का कलर और इसकी शेप, है ना, ये दो कैरेक्टर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसके ऊपर जैसे कि कलर, सीड का कलर, जैसे कि यहाँ पे क्या हो गया, येलो एंड ग्रीन, ठीक है, शेप क्या हो गया, राउंड एंड रिंकल, राइट। तो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, एक तो येलो एंड ग्रीन वाला, एक राउंड एंड रिंकल, इनके बीच में अगर क्रॉस कराएंगे दिस इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड यानी कि थ्री कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो जनरली वी यूज टू डू दीज टू डन वन मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। आर यू क्लियर विद दिस वन, ठीक है ना। पुनेट स्क्वायर क्या होता है, जहाँ पे हम क्रॉस कराते हैं, दैट इज पुनेट स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ और छोटी छोटी टर्म्स है जो हम वाइल डूइंग द चैप्टर हम वहाँ पे कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को समझते हैं, ओके। इट वॉज ड्यूरिंग द मिड 19th century that headway was made in the understanding of inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiment on garden peas, है ना, फॉर 7 years। कितने साल तक उन्होंने स्टडी किया उसके ऊपर, 7 years तक, एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस pattern, it was for the first time that statistically analysis and mathematical logic were applied to problem in biology। तो मेंडल ही थे जिन्होंने सबसे पहले मैथमेटिकली किसी बायोलॉजी एप्लीकेशन को समझाया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ओके। नाउ his experiment had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected. Also, the confirmation of his inference from the experiments on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas, है ना। मतलब कि उन्होंने अपना रिजल्ट जो दिखाया, सारे ऑब्जर्वेशन दिखाए, सब रिजल्ट दिखाया, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही आइडियाज़ हैं, एक्चुअल में ये सब रूल्स को फॉलो कर रहे हैं इनहेरिटेंस के। Then Mendel investigated character in garden pea plant, okay, that were manifested as two opposite traits like tall and dwarf plant.
येलो और ग्रीन सीड. दिस अलाउड him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inherent in them. ठीक है, इस पूरी लाइन का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एक तो मैंडल ने पी प्लांट पे वर्कआउट किया ना. एक्चुअली क्या हुआ था, मैंडल जब शुरू में इसने एक्सपेरिमेंट्स को बताया उस वक्त माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता था. When Mendel proposed his whole thesis, दो साइंटिस्ट ने उनको डिसअप्रूव कर दिया क्योंकि उस वक्त तक किसी को भी नॉलेज नहीं थी. मैंडल भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाया था. देन he got died and later on 3 more scientists came. उन्होंने वापस इसके एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया बिकॉज तब तक माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था. दे ऑल वर हैविंग द नॉलेज अबाउट क्रोमोसोम एवरीथिंग, ओके, सेल डिवीजन. सो दैट टाइम हिज एक्सपेरिमेंट्स वर अगेन प्रपोज्ड एंड दैट टाइम इट वाज अप्रूव्ड. ओके, सो उन्होंने और डाइवर्स सारे ऑब्जर्वेशन देखे और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो मैंडल कंडक्टेड सर्च आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, एक और वर्ड आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन. तो डू यू नो द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन. अगर हम यहाँ पे ही बात करें, पॉलिनेशन मतलब क्या, ट्रांसफ़र ऑफ, क्या होता है, दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ओके, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना इस पॉलिनेशन. 2 तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक को बोलते हैं क्रॉस. सेल्फ यानी विद इन फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज़ सेल्फ. यानी कि मान लो ये फ्लावर है तो इसी के अंदर ही एंथर है, इसी के अंदर ही स्टिग्मा है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस यानी कि विद इन 2 फ्लावर, क्या है, विद इन 2 फ्लावर ऑन सेम प्लांट, ठीक है, या तो एक ही प्लांट में हो या फिर अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, ठीक है ना. यानी कि या तो ये कि इस पे एक फ्लावर है, ये कैसा फ्लावर है, इट इज़ अ मेल फ्लावर, है ना, और एक फ्लावर है जो क्या है, इट इज़ अ फीमेल फ्लावर, राइट. तो अब क्या होगा, यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो रहा है. दिस ऑल्सो नीड एजेंट, दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. अब अगर मान लो एक प्लांट है, ये फ्लावर है, मेल फ्लावर है, ठीक है, ओके, और दूसरा प्लांट है जहाँ पे क्या है, फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है. अब यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. बट ये जो दोनों प्लांट है वो सेम स्पीशीज़ के हैं. समझ में आया पॉलिनेशन. तो मैंडल ने भी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए तो वहाँ पे वही समझाना चाह रहे हैं मैंडल के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि उसने सेल्फ पॉलिनेशन भी कराया, क्रॉस. सो सर, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, इट ही कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन. नाउ व्हाट डज इट मीन ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन, मतलब क्या, उसने क्या किया, जैसे कि मान लो एक प्लांट है जिसको एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेना है, उसने उसको करीब 5-6 जनरेशन तक ग्रो कराया और हर बार जब वो सेम ही टाइप का प्लांट जनरेट कर रही है दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग. यानी कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, अगर कोई इम्प्योरिटी होती तो वो भी एक्सप्रेस हो जाती. 5-6 जनरेशन तक उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेम टाइप ऑफ रिजल्ट मिला, देन ही सेलेक्टेड कि अब इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना है. नाउ दिस इज़ द ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन. A true breeding pure line is one that having undergo continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generations. ठीक है ना, समझ में आया. Now Mendel selected 14 true breeding plant variety as pairs which were similar except for one character with contrasting trait, है ना, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मान लो दो HTK, मैं इसको थोड़ी देर में बताती हूँ, जस्ट few minutes. Now some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkle seed, yellow or green seed, inflated or constricted green, yellow pod और tall और dwarf plant. तो ये मैं यहाँ पे देख लूँ, ले लेते हैं क्या क्या कैरेक्टर लिया था. पहला लिया था सीड शेप, राउंड एंड रिंकल. तो देखिए राउंड एंड रिंकल वाला जब प्लांट लिया, ये जब प्लांट लिए तो उसमें बाकी के कैरेक्टर जो थे वो सब सेम थे एक्सेप्ट सीड शेप. सीड शेप उस दोनों में डिफरेंट था. समझ आई ये बात, है ना. फिर सीड कलर येलो एंड ग्रीन, तो ये दोनों डिफरेंट थे, बाकी सारे कैरेक्टर सेम थे.
फ्लावर कलर वॉलेट एंड वाइट, ठीक है, ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, राइट। पॉड शेप फुल कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन येलो, ध्यान रखना ये ऑपोजिट हो जाता है सीड कलर से, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है और पॉड कलर में ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है। देन फ्लावर पोजीशन, एक्सियल इज द डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज द रेसेसिव पोजीशन, एंड स्टेम हाइट टॉल एंड ड्रॉप, ओके। सो this was the 7 character was taken by Mendel for his experiment। तो 7 तो कैरेक्टर लिए बट 14 ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट लिए, समझ आ रहा है ना, कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को हम ट्रेट बोलते हैं, तो 7 तो कैरेक्टर लिए, ओके, बट ट्रेट कितने लिए, 14 ट्रेट लिए। डिड यू गेट इट, है ना, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अभी आगे बात करनी है जस्ट, हाँ ओके। तो देखिए यहाँ पे वही हम बात कर रहे हैं, देखिए कैरेक्टर कितने लिए, 7 कैरेक्टर लिए, राइट। बट अब इनके ट्रेट क्या है, कंट्रास्टिंग ट्रेट, टॉल ड्रॉप, वॉलेट वाइट, एक्सेल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टर, ग्रीन येलो, पॉड कलर इसका कैरेक्टर है, ग्रीन येलो इसके ट्रेट है, सीड शेप राउंड रिंकल, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। डिड यू गेट इट, ओके। एंड एक और चीज़ ध्यान रखना, जो पी का प्लांट लिया उसका साइंटिफिक नेम क्या था, पाइसम स्टाइवम, ठीक है, ये नाम ध्यान में रखना। सो डिड यू गेट इट, यहाँ तक का समझ में आया, क्या क्या बात करी हमने, मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए, ओके। एक और क्वेश्चन आ जाता है, वाई मेंडल चूज दिस पी प्लांट, वाई, है ना, क्यों इसी को ही चूज़ किया, कुछ और चूज़ क्यों नहीं किया। एक तो क्या था, ये पी प्लांट ये बहुत ही लेस स्पेस लेता था, बहुत छोटी सी जगह में ग्रो कर सकते थे। दूसरा इसका वेरी स्मॉल लाइफ साइकिल था, ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी इसने एक्सपेरिमेंट किया वो कैसे पता चलेगा, बाद में जब ये फ्रूटिंग देगा, कोई रिजल्ट शो करेगा, उस ऑब्जर्वेशन के लिए उस पी को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल अगर जल्दी कंप्लीट होगा तो जल्दी जल्दी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं और उसके लिए ईजी हो जाता है। नाउ तीसरा था, इट इज़ एबल टू ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ठीक है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर थे वो ईजिली ऑब्जर्व किए जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको ईजिली कर सकते थे। क्रॉस पॉलिनेशन इज़ ऑल्सो डन ईजिली, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जो करना था वो बहुत ही ईजी था पी प्लांट में, दैट वाज टू ईजी। सो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से पी प्लांट को यूज़ किया, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है यहाँ तक का आपको और एक बार समझ लेना है अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसका पूरा डिटेल समझेंगे एंड उसी के साथ साथ उसके जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का पूरा एक बार देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। टिल देन इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू नो इट वेरी वेल, आपको कमेंट बॉक्स में जस्ट पुट योर क्वेरी, आई विल डेफिनेटली एंड आई ऑलवेज आंसर योर क्वेरीज, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।